माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर जो कि है द सर्मन एट बनारस। बहुत ही अच्छा और बढ़िया चैप्टर है ये स्टूडेंट्स, और इसमें गौतम बुद्ध के बारे में बात की गई है और उनका जो पहला सर्मन या उनका पहला जो उपदेश था उसके बारे में बताया गया है। तो जल्दी से हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर द सर्मन एट बनारस। द सर्मन एट बनारस, इस चैप्टर को लिखा है बेटी लुई रेंचो बाबर ने। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नॉर्थ इंडिया के एक राज परिवार में जन्मा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना। उनके पहले सरमन या उपदेश के बारे में बताया गया है। वो उपदेश उन्होंने कहाँ दिया और वो उपदेश क्या था, What was that sermon, उसकी कहानी क्या है, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए हम जल्दी से जानते हैं इस जर्नी को। सबसे पहले कि कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। हुआ ये कि सिद्धार्थ गौतम ने एक नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में जन्म लिया था। वो एक राजकुमार थे भाई। जब वो 12 साल के थे तब उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। 4 साल बाद जब वो वापस लौट कर आए तब उनकी शादी करा दी गई। शादी के कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटा भी हुआ। सिद्धार्थ गौतम की इस पूरी जर्नी से, अभी तक की जर्नी से ये समझ में आता है कि उनकी लाइफ में ऐसी कभी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसकी वजह से उन्हें लाइफ की सफरिंग्स के बारे में पता चले कि दुख क्या होती है, समस्याएं क्या होती हैं। ये उन्हें दूर दूर तक पता ही नहीं था। जब एक दिन वो शिकार के लिए जा रहे थे, ही वॉज ऑन हिज वे टू हंट, तब उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, वो भी बैक टू बैक, जिसका उनकी लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा और वो अपना राजपाट, घर परिवार सब छोड़कर और एनलाइटनमेंट की तरफ निकल पड़े, ज्ञान की तरफ निकल पड़े। ठीक है, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था। तो जब वो शिकार के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने एक सिक मैन को, एक बीमार आदमी को देखा। तो जो इंसान सिक होता है, बीमार होता है, तो यानी वो बहुत ही पीड़ा में होता है, परेशानी में होता है। इसका मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग। ठीक है, फिर उन्होंने एक एज्ड मैन को देखा। एज्ड मैन मतलब बहुत ही बुजुर्ग इंसान। अब जो इंसान बूढ़ा होता है, बुजुर्ग हो जाता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है क्योंकि अब वो शरीर से कमजोर है ना। तो ये भी एक सफरिंग है। इसके बाद उन्होंने देखा अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार होते हुए जब उन्होंने पहली बार यूं देखा तो ये सारे इंसिडेंट्स मैंने बताया ना बैक टू बैक होते जा रहे थे, तो इसीलिए भी उनके ऊपर बहुत गहरा असर होता चला जा रहा था। और अंतिम संस्कार तो होना का मतलब ये है कि एक इंसान जो हमेशा के लिए ये धरती छोड़कर जा रहा है, दुनिया छोड़कर जा रहा है। तो जब उन्होंने ये अंतिम संस्कार होते हुए देखा तो वो भी उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल मोमेंट रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मैम डेथ तो होती है, इसके अंदर मतलब उनको इतना शॉक क्यों लगा। द थिंग इज बेटा कि डेथ के बारे में पता होना, मैडम राइट्स द बस में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि एक तो है कि डेथ के बारे में आपको पता है, वी ऑल नो दैट डेथ इज इनएविटेबल, लेकिन इस बात को एक्सपीरियंस करना, किसी अपने करीबी को जिसे आप बहुत पसंद करते हो उससे डेथ के थ्रू परमानेंटली सेपरेट होना, ये एक्सपीरियंस और इस बात का रियलाइजेशन, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन जो होता है ना कि हम हमेशा नहीं रहेंगे या हम जिन्हें पसंद करते हैं वो लोग भी हमेशा नहीं रहेंगे, इस बात का एहसास होना, रियलाइजेशन होना अपने आप में एक बहुत ही तकलीफदायक फीलिंग होती है। ठीक है ना। तो अगेन इट इज व्हाट, अ सफरिंग। और उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क को, एक भिक्षुक को भिक्षा मांगते हुए देखा। अगेन वो एक सफरिंग ही है कि भिक्षा मांग के ही आपको अपना जीवन जीना पड़ रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने तो कभी ऐसी समस्या देखी ही नहीं ना कि खाना पीना नहीं मिल रहा हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये 4 इंसिडेंट्स उनके साथ एक ही दिन में हो गए, बैक टू बैक। जिस सीक्वेंस में इन्हें लिखा गया है इंसिडेंट्स को, इन्हीं सीक्वेंस में इन्हें याद करना। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम आगे पीछे सीक्वेंस कर दिया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं क्या। बेटा मार्क्स डिडक्ट की बात यहाँ नहीं है, अपने आंसर को अप्रोप्रिएट बनाने की बात है। ठीक है, तो ये जब उन्होंने सफरिंग्स देखी कि भाई दुनिया में, जीवन में इतनी ज्यादा सफरिंग्स होती है, मुझे तो उनके बारे में पता ही नहीं था, तो वो क्यों क्यों होता है ये सब, उस क्यों का आंसर ढूंढने के लिए चले गए, दैट व्हाई ऑल दिस हैपेंस। सो ही वांटेड टू नो अबाउट इट, ही वांटेड टू लर्न अबाउट इट। तो वो एनलाइटनमेंट ढूंढने निकल पड़े।
अब यहाँ से हमारे सिद्धार्थ गौतम का एक नया सफर शुरू होता है, एक न्यू जर्नी। और ये जर्नी होती है ज्ञान प्राप्त करने की, कि मुझे एनलाइटन होना है, मुझे संपूर्ण ज्ञान चाहिए। 7 सालों तक भटकने के बाद आखिर में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे और उन्होंने प्रण ले लिया, आई मीन ही डिसाइडेड कि अब मैं यहाँ से तभी उठूंगा जब मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी जब मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा। और ऐसा हुआ भी। 7th डे उन्हें वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, वो एनलाइटेंड हुए। ये जो एनलाइटनमेंट हुआ उसे ही कहा जाता है कि उन्हें बोध हुआ, यानी ज्ञान का बोध हुआ, उन्हें सारी चीजें, सारा ज्ञान जो है, संपूर्ण ज्ञान समझ में आ गया। तो इस बोध से ही उनका नाम पड़ा बुद्ध। और यही वो लम्हा है, यही वो क्षण है, दिस इज द मोमेंट जब वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध हो गए, राइट। और वो गौतम बुद्ध से ही जाने गए। उसके बाद फिर उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया गंगा नगरी यानी बनारस में। अब यहाँ पर जो उन्होंने उपदेश दिया वो स्टोरी है किस्सा गौतमी की। इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और इस स्टोरी के थ्रू ये बताया गया है कि जो डेथ होती है इट इज इनएविटेबल। डेथ को टाला नहीं जा सकता, वो आएगी ही आएगी। सो नेवर एवर चैलेंज डेथ, ठीक है। तो ये स्टोरी क्या होती है, जो किस्सा गौतमी होती, शुरुआत ही ऐसे होती है कि जो किस्सा गौतमी होती है उसका जो बेटा होता है वो मर चुका होता है, ठीक है। और वो अपने बेटे को गोद में लिए हुए सभी लोगों के घर में जा रही होती है, दरवाजा खटखटा रही होती है कि कोई तो दवा दे दो, कोई इलाज बता दो, कोई कुछ तो करो ताकि मेरा बेटा जो है फिर से जिंदा हो जाए। अब ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जो इंसान एक बार मर जाता है वो तो वापस तो नहीं लौट कर आ सकता ना। तो सब लोग उसके लिए कहते हैं कि बेटे के दुख में भी पागल हो गई है, और क्या इसने अपनी सेंसेस खो दिए हैं, समझ खो दी है, समझ नहीं पा रही है ये कि इसका बेटा हमेशा के लिए जा चुका है, लौट कर नहीं आएगा। बट शी इज अ मदर, इस बात को एक्सेप्ट करना कि अब उसका बेटा हमेशा के लिए मर गया है, मतलब अब जा चुका है हमेशा के लिए, इस बात को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, राइट। तो यही होता है कि वो सबसे हेल्प मांग रही होती है और कोई हेल्प कर ही नहीं सकता था ऑब्वियसली। लेकिन फिर उसे एक व्यक्ति मिलता है एंड ही सेड कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे बेटे के लिए, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ, आई नो अ फिजिशियन, ठीक है। और तुम वहां जाओगी तो वो जरूर तुम्हारे बेटे का इलाज कर देंगे। ये व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा था, बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध के पास किस्सा गौतमी को भेज देते हैं और किस्सा गौतमी बहुत ही एक उम्मीद के साथ, शी वॉज वेरी होपफुल कि अब मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। जब अपनी बात किस्सा गौतमी ने गौतम बुद्ध को बताई तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल इलाज कर दूंगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें सरसों के दाने लेकर आने होंगे। किस्सा गौतमी बोलती है बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि तुम वो सरसों के दाने उस घर से लेकर आओगी जिस घर में कभी भी डेथ को विटनेस ना किया गया हो। तो डेथ को विटनेस करने का मतलब है कि किसी भी भाई बहन पिता पुत्र किसी की भी डेथ ना हुई हो, ऐसे किसी घर से ही वो सरसों के दाने तुम लेकर आओ, ठीक है। अब यहाँ किस्सा गौतमी को लगा कि अरे ये टास्क तो बहुत छोटा सा है, क्योंकि यहाँ किस्सा गौतमी का फोकस क्या था कि अरे सरसों के दाने ही तो लेकर आने थे। उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये जो डेथ वाला पॉइंट दिया गया है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर किस्सा गौतमी घर घर जाना शुरू कर देती है, सबसे मस्टर्ड सीड्स मांगती है, और जैसे ही वो डेथ वाली बात बताती है कि फैमिली में किसी की ऐसे डेथ ना हुई हो, तो ये कंडीशन बताते ही वो लोग मना कर देते हैं। उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहां पर उसको वो सरसों के दाने या मस्टर्ड सीड्स मिल सके, बिकॉज देयर वाज नॉट अ सिंगल फैमिली, नॉट इवन अ सिंगल हाउस who hasn't suffered the pain of losing some closed one, some loved one. ऐसा एक भी परिवार नहीं था। यहाँ पर किस्सा गौतमी शी वॉज होपलेस नाउ, एकदम होपलेस हो गई थी कि अब मैं क्या करूं, और सड़क पर जाकर बैठ गई। एंड इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, ठीक है, बहुत अंधेरा था। और जो लैंप्स चले हुए थे वो लैंप्स भी हवा की वजह से बुझने लगे थे। इन दैट मोमेंट किस्सा गौतमी रियलाइज्ड दैट ओके, डेथ इज इनएविटेबल। मैं ही सेल्फिश थी, आई वॉज सेल्फिश दैट आई वॉन्टेड माई सन बैक, बट आई एम नॉट द ओनली वन हु हैज सफर्ड दिस पेन ऑफ लूजिंग समवन आई लव। ऐसा मैं सिर्फ एक लौती नहीं हूँ जिसने ऐसा कुछ सफर किया है, ऐसा कुछ झेला है। इनफैक्ट आज जितने घरों में वो गई, किस्सा गौतमी को ये एहसास हुआ कि हर घर ने डेथ के दुख को झेला है। हर घर ने, हर परिवार ने, हर इंसान ने इस दुख को झेला है। और इस तरीके से किस्सा गौतमी को ये बात समझ में आती है कि ये एक ऐसा पेन है और ये एक ऐसा ट्रूथ है जो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पसंद आओ चाहे ना आओ। बट दिस इज द ट्रूथ दैट आई हैव टू, एवरीवन हैज टू
एक्सेप्ट। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, पहला उपदेश था बुद्ध का, एंड द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। अब हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं ये, तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी इस चैप्टर से जो हैं वो भी इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इनको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, किस्सा गौतमी कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से ह्यूमन लाइफ को कंपेयर करने का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो होपलेस होकर सड़क पर बैठ गई थी और लैंप्स को देख रही थी, जो दिए जल रहे होते हैं, फ्लिकरिंग दिए, मतलब छप छपाते हुए दिए कि अब बुझे तब बुझे, इस तरीके की जो सिचुएशन स्टेट थी उन दीपकों की या दियों की, तो वो स्टेट उससे कंपेयर करती है लाइफ को। तो इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज इट एंड व्हाई डज शी डू सो। तो व्हाट इज इट मतलब ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या है, तो तुमने बता दिया, दोस लैम्प्स। और वो ऐसा करती क्यों है? वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो एकदम होपलेस होके वहां जब बैठी होती है और उसने एक चीज एक्सपीरियंस की होती है थोड़ी देर पहले ही, कि कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर किसी के चले जाने का या डेथ का दुख ना हो। हर जगह वो दुख है। इसीलिए जब वो उस चीज को इन दीपकों के साथ कंपेयर करके देखती है, इन लैम्प्स के साथ कंपेयर करके देखती है, तो ये समझ में आता है कि जिस तरीके से दीपक में या तो घी डालते हैं या तेल डालते हैं हम उनको जलाने के लिए, बट वो एक लिमिटेड होता है। जिस मोमेंट वो घी या तेल खत्म हो गया ना, उस टाइम पे वो दीपक भी बुझेगा ही बुझेगा, राइट? तो ये परमानेंट नहीं होता कि एक बार ऑन हो गया दीपक तो बस ऑन ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। लाइफ भी ऐसे ही होती है इंसानों की। कोई भी इंसान इमॉर्टल नहीं है, हर इंसान मॉर्टल है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। और जब किस्सा गौतमी उन लैम्प्स को देखती है तो यही चीज कंपेयर करती है, और इसीलिए वो चूंकि पहले बहुत ज्यादा दुख में थी, बहुत ज्यादा उसको परेशानी, दुख, तकलीफ हो रही थी कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा, लेकिन जब ये चीज वो एक्सेप्ट करती है तब उसके लिए ये ट्रूथ भी एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पीपल आर रेफर्ड टू एज वाइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। referred to as wise by the Buddha in his sermon। तो अपने sermons में बुद्धा कहते हैं कि वाइज कौन होता है, कौन इंसान वाइज होता है? तो वाइज वो इंसान होता है बेटा जो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर चुका होता है। जो इंसान सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना, वो इंसान कभी भी वाइज नहीं होता। इनफैक्ट वो इंसान हमेशा दुख में, ग्रीफ में डूबा हुआ रहता है, हमेशा लेमेंटिंग स्टेट में रहता है। लेमेंटिंग का मतलब शोक मनाना या दुख मनाना। नाउ देयर आर सम ऑफ द कीवर्ड्स इन दिस चैप्टर। एक तो लेमेंटेशन, लेमेंटिंग अगेन दुख मनाना, ग्रीफ इज अगेन अ कीवर्ड। इसके अलावा इनएविटेबल, की डेथ इज इनएविटेबल। दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू कैन यूज टू राइट योर आंसर्स। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आप दे पाओगे अपने आंसर्स के थ्रू, और अगेन वो आपके आंसर को अप्रोप्रिएट ही बनाएगा। तो ठीक है, तो वाइज लोग वो होते हैं जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो लोग ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो हमेशा ग्रीफ में ही डूबे रहते हैं। दे आर ऑलवेज लेमेंटिंग एंड दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है, वो परेशान ही रहते हैं हमेशा। Next is to seek peace, one has to draw out the arrow of lamentation. Again, very important. Arrow of lamentation का मतलब क्या होता है? दुख और शोक का तीर। कि वो जो तीर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीफ को, दुख को, उस तीर को आपको चला के और एकदम अपने आप से दूर कर देना चाहिए, उसको बस अपने आप से अलग कर देना चाहिए। स्टेट टू वैल्यूज प्रोजेक्टेड थ्रू द स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एरो से दुख को दूर कर देना चाहिए, उससे क्या वैल्यूज सीखने को मिलता है? एक तो ये है कि आप कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी रो लो, कितना भी परेशान हो लो, कितना भी शोक मना लो, जो इंसान एक बार मर चुका है आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो एक तो ये चीज को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, चाहे कितना भी दुख हो, हमेशा दुखी रहोगे तो यह आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। और जो लोग जिंदा हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनके लिए भी तो आप कितना एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहे हो ना भाई। जो लोग जिंदा हैं उनके लिए तो आपको खुश रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि जो जा चुका है वो तो जा चुका है, उसको तो पता भी नहीं चल रहा है कि आपका क्या हश्र हो रहा है, आपका क्या हाल है। उसके अलावा आपकी खुद की लाइफ जो होती है, मतलब आपकी जो एक लाइफ है, उसे वैल्यू करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो जा चुका है आप उसी में ही दुखी रहोगे हमेशा कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हर इंसान की लाइफ का एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप मेहनत करना चाहिए, है ना। अभी आपके एग्जाम्स है तो उस एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत ही करनी होगी ना। तो मेहनत ही नहीं करोगे अगर आप किसी शोक में और गम में डूबे रहोगे। या अगर मुझसे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझसे कमेंट करके कह रहे हैं मैम बहुत डर लग रहा है, तो बेटा अगर डरते रहोगे तो फिर उस डर पर काबू कब पाओगे?
तो मेहनत करोगे, किताबें अच्छे से अपने आंसर्स पढ़ोगे तो डर पे तभी तो काबू आएगा ना। फोकस ऑन एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, राइट? सो ये था लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेटा। और ये तीनों क्वेश्चन और इनफैक्ट हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, बार बार मैं आपको बोलती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि यही कॉपी पेस्ट करके ऐसा आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब मैं वो क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जिससे पूरा चैप्टर आपका बढ़िया तरीके से कवर हो जाता है। तो अगर अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर से, आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम श्योर ये पूरे अच्छे से क्लियर हो गया। कैसा लगा ये वीडियो भाई जरूर बताना मुझे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, और डाउट होने पर मुझसे कमेंट करके पूछ लो। आपको बताया, मैं हमेशा आपके डाउट क्लियर करती हूँ। ऑलराइट बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।